नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुमार आर्यन। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस चैनल में बेसिकली मैं आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ और अभी मैं नोट्स के फॉर्मेट में ये सारा कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स को ईज़ी करने के लिए नोट्स के फॉर्मेट में आपको दिखाता हूँ, शो कराता हूँ और चीज़ों को याद कराता हूँ। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं सिलेबस को याद कराने वाला हूँ। इससे पहले वाला वीडियो फाइनेंस का सिलेबस को मैंने याद कराया था और आज के इस वीडियो में मैं मैनेजमेंट का सिलेबस को आपको याद कराऊंगा। मैनेजमेंट का सिलेबस को याद करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू फाइनेंस का सिलेबस। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं मैनेजमेंट को कैटर करने वाला हूँ। इससे पहले वाला वीडियो में मैं फाइनेंस कैटर कर चुका हूँ और इसके नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज यानी कि ईएसआई का सिलेबस को याद कराने को लेकर के होगा। तो वीडियो 1 जो है, जो फाइनेंस के बारे में बात करता है, उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और अभी ये वीडियो 2 है और वीडियो 3 जो ईएसआई के बारे में बात करेगा वो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट को। तो ये जो आपको दिख रहा है ये आरबीआई द्वारा इश्यू किया हुआ सिलेबस है। ये फाइनेंस का सिलेबस है और ये मैनेजमेंट का सिलेबस है। तो फाइनेंस का सिलेबस फाइनेंस का जो सिलेबस है वो 1 सेकंड के लिए लगेगा अभी कि आपको कि हाँ, चलो इसको याद कर सकते हैं, याद करा जा सकता है। लेकिन मैनेजमेंट जो इतना वास्ट है, समझ में नहीं आता कि इसको याद कैसे कर सकते हैं। सिलेबस को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब सिलेबस को आप याद रखते हो, तो आप बहुत सारी चीज़ों को फ़िल्टर आउट कर पाते हो। सिलेबस और पीवाईक्यू बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है कोई भी एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो आरबीआई ग्रेड बी के लिए अभी मैं सिलेबस को आपको याद करा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं पीवाईक्यू को याद कराऊँगा, ठीक है? तो पीवाईक्यू भी मैं कुछ दिनों में लेके आने वाला हूँ। अभी हम लोग सिलेबस को पहले अच्छे से फीड कर लेते हैं अपने दिमाग के अंदर। तो मैनेजमेंट तो हो चुका है, सॉरी फाइनेंस तो हो चुका है, मैनेजमेंट देख रहे हैं हम लोग। तो मैनेजमेंट में जो आरबीआई अपना नोटिफिकेशन इशू करता है, नोटिफिकेशन के अंदर में सिलेबस कुछ इस प्रकार से दिया हुआ रहता है जिससे आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से चीज़ याद करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसी को हम थोड़ा नोट्स के फॉर्मेट में इस चीज़ को याद करेंगे। ये हर चीज़ आपके दिमाग के अंदर आ जाएगा अगर आप इस वीडियो का अंत तक देख लेते हैं। तो ये है मेरा चार्ट, जिस चार्ट के अंदर मैंने हर पॉइंट डाला हुआ है, हर चीज़ डाला हुआ है। इसको ही आपको बस याद करना है। इसी तरह से मैंने फाइनेंस का भी आपको दिया था, इसी तरह से मैं मैनेजमेंट का दे रहा हूँ। ये जो चार्ट है वो आप रख सकते हो अपने घर में। मेरा वीडियो नहीं देखोगे, सिर्फ इसको ही पढ़ोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप मेरा वीडियो देख लोगे तो इसको मैं कहानी के तौर पे आपको समझाऊँगा, तो जिससे ये फ़ायदा होगा कि 10-15 दिन के बाद अगर आप भूलते हो बाय चांस, तो आप इस चार्ट को देखोगे, वापस से आपको सब चीज़ याद हो जाएगा। सिलेबस याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, तो हम लोग मैनेजमेंट का सिलेबस को याद करते हैं। इस चार्ट को हम लोग देखते हैं। देखिए, मैनेजमेंट में 2 चीज़ सबसे क्रूशियल चीज़ है। एक तो एथिक्स और एक है फंडामेंटल्स। मैनेजमेंट का फंडामेंटल्स में क्या ही हो सकता है? सोचिए आप। मैनेजमेंट का फंडामेंटल में यही होगा कि मैनेजमेंट क्या होता है? उसके बाद कितना तरह का मैनेजमेंट होता है? अब तक कितना मैनेजमेंट का थॉट आ चुका है? ठीक है? मैनेजमेंट मतलब मैनेजर। मैनेजर का क्या रूल्स होगा? मैनेजर का क्या फंक्शन होगा? और लास्ट में नज थ्योरी। ये है मैनेजमेंट का मतलब फंडामेंटल। तो मैनेजमेंट को हम लोग 2 पार्ट में बाँट दिए हैं, एक फंडामेंटल्स और दूसरा एथिक्स। फंडामेंटल्स में अब हम लोग देखते हैं फंडामेंटल्स में क्या-क्या है। फंडामेंटल्स के अंदर 2 चीज़ है, एक तो मैनेजमेंट का फंडामेंटल्स और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है? मैनेजमेंट का फंडामेंटल और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मैनेजमेंट का फंडामेंटल क्या हो सकता है? आप आँख बंद करिए, आप यही सोचिएगा कि फंडामेंटल का मतलब इंट्रोडक्शन, है ना? और उसके बाद इसका हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट। उसके बाद मैनेजमेंट का बात हो रहा है तो रूल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजर और फिर नज थ्योरी, ठीक है? ये चीज़ हो गया। अब है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को मैं अलग तरह से आपको याद कराऊँगा। आप पहले इतना याद कर लीजिए कि मैनेजमेंट में 2 चीज़ है, एक फंडामेंटल्स और दूसरा एथिक्स। मैंने फंडामेंटल्स के अंदर एक मैनेजमेंट का नॉर्मल चीज़ है, फंडामेंटल क्या हो सकता है? मैनेजमेंट का फंडामेंटल उसका हिस्ट्री यानी कि मतलब इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, एक इंट्रोडक्शन और तीसरा रूल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजर और एक नज थ्योरी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में देखिए बहुत कुछ है। पर्सनैलिटी है, परसेप्शन है, मोटिवेशन है, कम्युनिकेशन है, एनालिसिस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, लीडरशिप है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, कॉन्फ्लिक्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ है। इसको किस तरह से याद करेंगे? देखिए, अब मैं आपको याद कराता हूँ इस चीज़ को, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को। अभी 2 मिनट के लिए आप सिर्फ कहानी सुनिए और
इस चीज़ को भूल जाइए अभी। देखिए, अभी मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये क्या चीज़ है? ये 2023 में जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था, उसका एक रिकैप है, जिसमें इंडिया फाइनल में जाकर के हार गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, चलते रहता है। इसमें इसका जो कैप्टन है, इंडियन टीम का जो कैप्टन थे, रोहित शर्मा, ठीक है? ये हमारे आपके सबके फेवरेट हो गए हैं। तो ये किस तरह से हुए हैं, वो मैं हम लोग देखते हैं। और इनको ही समझ करके, इनका सारा फेज़ को समझ करके हम लोग मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को क्लियर कर लेंगे। कैसे? देखते हैं। कहानी सुनिए सिर्फ, और कुछ नहीं, ठीक है? चलिए कहानी सुनते हैं। सबसे पहले रोहित शर्मा को देखेंगे तो रोहित शर्मा का पर्सनैलिटी बहुत तगड़ा था। क्यों? क्योंकि इन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए 5 आईपीएल ट्रॉफी जिताया है। और इनका ये पर्सनैलिटी देख करके ना, सभी लोगों को लगा कि ये वर्ल्ड कप उठाएँगे इंडिया के लिए। तो इंडिया के लिए वर्ल्ड कप उठाएँगे, ये हम लोग को लगा, ये हम लोग ने परसीव किया। तो हम लोग का परसेप्शन था ये। पहले इनका पर्सनैलिटी देखा कि इसका पर्सनैलिटी बहुत तगड़ा है। इन्होंने 5-5 टी20 यानी कि आईपीएल का ट्रॉफी जिताया है, और इनमें से कुछ तो धोनी को हरा करके, एमएस धोनी को हरा करके। तो इनका पर्सनैलिटी को देख करके हम लोगों ने कुछ परसेप्शन बनाया कि ये वर्ल्ड कप भी जिताएँगे। उसके बाद क्या हुआ कि इनका मोटिवेशन हम लोगों ने देखा कि 2023 से पहले, वर्ल्ड कप से पहले इनका क्या खतरनाक मोटिवेशन था। और उन मोटिवेशन के साथ इन्होंने वर्ल्ड कप स्टार्ट किया। वर्ल्ड कप जैसे ही एंटर हुआ, वहाँ हम लोगों ने देखा कि ये क्या कमाल की कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अपने टीम मेंबर्स का के साथ कितना अच्छे से बात कर रहे हैं। इनका जो डीआरएस है, या फिर जो रिव्यू करते थे ये कितना क्रूशियल था। इसका मतलब ये कम्युनिकेट अच्छा करते थे अपने टीम मेंबर्स के साथ। उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने और देखा, जैसे-जैसे सेमीफाइनल पहुँचे, तो हम लोगों ने देखा कि इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से बन रहा है, और ये सबको आपस में जोड़ करके, टीम बना करके ये खेल रहे हैं। बहुत अच्छा से हम लोग देखें, इसमें हम लोगों ने देखा कि जैसे शुभमन गिल हुआ और विराट कोहली जी हुए, इन लोगों के साथ इन लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छे से मेंटेन करे, बहुत सारा गेम्स-वेम्स कराएँ, और ये बहुत अच्छा से रिलेशनशिप मैनेज कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, इनसे मालूम चला कि देखिए, पहले तो ये सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, कम्युनिकेट भी अच्छा करते हैं, मोटिवेशन भी है इनमें, इसीलिए इनको लीडरशिप क्वालिटी है इसके अंदर। उसके बाद देखेंगे कि जैसे ही वर्ल्ड कप का खत्म हुआ वर्ल्ड कप, तो सब कोई इनको लीडर कहने लगे। लीडरशिप क्वालिटी था इनका। सबको ये कहने लगा कि रोहित शर्मा एक लीडर है, रोहित शर्मा एक लीडर है। ठीक है? उसके बाद प्रॉब्लम आया कि हम लोग फाइनल में हार गए। जब हम लोग फाइनल में हार गए, तो हम लोग को इमोशनल को हैंडल करना था। अपना इमोशन को हैंडल करना था, टीम मेंबर्स के इमोशन को हैंडल करना था। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल आया। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो था, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था उस समय। हम लोगों के लिए भी, क्योंकि हम लोगों ने भी कहीं न कहीं ये देखा कि हम लोग का इंडिया हार गया, तो हम लोग को भी इमोशनल इंटेलिजेंट होना पड़ा। उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कैसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ? रोहित शर्मा, जो कि मुंबई इंडियंस के लिए 5 आईपीएल ट्रॉफी जिताए थे, उनको कैप्टेंसी से हटा दिया गया, हार्दिक पांड्या को लाया गया। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को भी मैनेज करना कि एक लीडर का ही तो क्वालिटी है। तो उसके बाद फिर जैसे ही ये अ, हुआ, रोहित रोहित शर्मा को हटाया गया कैप्टेंसी से, तो मुंबई इंडियंस का जो भी खेमा था, उसमें ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो गया। उस ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो गया, बहुत सारे चेंजेस आ गया, जिसमें कि बहुत सारे टीम मेंबर्स खफा हो गए टीम मैनेजमेंट के साथ कि क्यों रोहित शर्मा को हटा दिया गया कैप्टेंसी से। तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो गया। फिर बाद में मालूम चला कि इस बार जो फिर से वर्ल्ड कप आने वाला है, इस बार फिर से रोहित शर्मा को कैप्टेंसी दे दिया गया। तो इससे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट हो पाया। ठीक है? फिर से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रोहित शर्मा का पर्सनैलिटी देख करके ये परसेप्शन बनाए, ये परसीव किए कि रोहित शर्मा वर्ल्ड कप लेके आएगा। फिर इनका मोटिवेशन जब देखें 2023 में, तो हम लोगों के अंदर एक विश्वास जागा कि हम लोग वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। उसके बाद इनका जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ, तो उनका कम्युनिकेशन देखा हम लोगों ने। उन लोग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप किस तरह से मैनेज कर रहे थे, वो देखे हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग को मालूम चला कि ये तो लीडरशिप है, मतलब ये तो लीडर है, हमारे इंडियन टीम के ये तो लीडर है। और लीडर से मालूम चला कि ये तो ठीक है, लेकिन जब हम लोग फाइनल हारे, तो हम लोगों को इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत दरकार पड़ गया। और जैसे ही ये इमोशनल हैंडल किए, उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट में क्या हुआ कि हार्दिक पांड्या रिप्लेस कर दिया रोहित शर्मा को एज मुंबई इंडियंस कैप्टन। और उसके बाद फिर मुंबई इंडियंस का जो ऑर्गेनाइजेशन था, वहाँ चेंज हो गया। और उसके बाद फिर से ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए
जो आने वाला T20 वर्ल्ड कप है उसमें रोहित शर्मा को कैप्टन बना दिया गया। ठीक है, तो ये जो सिनेरियो हो रहा है, पर्सनालिटी, उसके बाद परसेप्शन, उसके बाद मोटिवेशन, उसके बाद कम्युनिकेशन, उसके बाद इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, लीडरशिप, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ये सब चीज आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, कभी कभी कम रूप में, कभी कभी ज्यादा रूप में। ठीक है, कभी कभी इसका इंटेंसिटी कम रहता है, कभी कभी ज्यादा रहता है, लेकिन हम, आप और हर एम्प्लॉय ये हर चीज से गुजरता है। हम लोग का पर्सनैलिटी है कुछ, उसके अनुसार से हम लोग कुछ परसीव करते हैं, फिर हम लोग मोटिवेशन है कि नहीं है, कम्युनिकेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, आपस में किस तरह से हम लोग रिलेशनशिप बना पाते हैं, लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है, इमोशनल हैंडल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उस समय हम लोग किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करेंगे, फिर अगर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होता है तो किस तरह से हम लोग उसको देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे चेंज हो रहा है, फिर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट किस तरह से होता है वो भी देखते हैं। तो ये जितना भी हो रहा है ये क्यों क्या हो रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन में एक बिहेवियर हो रहा है, तो इसको ही बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो हम लोग जो मैनेजमेंट पढ़ रहे थे उसके अंदर हम लोग एक मैनेजमेंट का नॉर्मल चीज देखें, मैनेजमेंट में क्या होगा। इंट्रोडक्शन पहले लेंगे, हिस्ट्री में जो जो हुआ वो देखेंगे, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट देखेंगे, मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो मैनेजर का क्या रोल है, क्या फंक्शन है वो देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पहले हम लोग पर्सनैलिटी देखेंगे, उस पर्सनैलिटी के लिए हम लोगों ने कुछ परसेप्शन बनाया होगा, परसेप्शन बनाया तो फिर मोटिवेशन देखा होगा, उसके बाद फिर हम लोग कम्युनिकेट किए होंगे, और कम्युनिकेशन के बाद हम लोग का एनालिसिस हुआ होगा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का, कि हम लोग रिलेशनशिप कैसे मैनेज कर पाते हैं। उसके बाद देखेंगे कि लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस हम लोग में है कि नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट हम लोग किस तरह से मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता है तो उस समय की क्या क्या हम लोग को प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, किस तरह से उसको टैकल करते हैं, फिर लास्ट में ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो रोहित शर्मा का पर्सनैलिटी देख करके हम लोगों को लगा, पर्सनैलिटी हम लोगों ने देखा, 5 टाइम वर्ल्ड, 5 टाइम T20 क्या बोलते हैं उसको, IPL ट्रॉफी जीता था, तो ये पर्सनैलिटी उनका देखा, उससे हम लोगों ने कुछ परसीव किया कि वर्ल्ड कप जीतेंगे, फिर उनमें मोटिवेशन देखा हम लोगों ने, वो कम्युनिकेट बहुत तगड़ा कर रहे थे, फिर उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी बहुत तगड़ा था विराट कोहली के साथ और बाकी टीम मेंबर्स के साथ। जैसे यहाँ पर आया तो फिर हम लोगों ने उसका लीडरशिप क्वालिटी देखा कि बहुत तगड़ा लीडरशिप क्वालिटी है इनका। उसके बाद लेकिन हम लोग फाइनल हार गए, तो हम लोग को इमोशनल इंटेलिजेंस दिखना पड़ा, हैंडल करना पड़ा अपना इमोशन को। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट हो गया हार्दिक पांड्या के साथ, फिर ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो गया मुंबई इंडियंस में, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट करना पड़ गया। ठीक है, ये था ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो हम लोग यहाँ मैनेजमेंट देख लिए। ठीक है, मैनेजमेंट का फंडामेंटल्स हम लोग क्लियर कर लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एथिक्स। मैनेजमेंट का फंडामेंटल्स देख लिए, अब देखते हैं एथिक्स। एथिक्स में क्या क्या होगा। एथिक्स का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल, कि आप मान लीजिए कि आप कोई कंपनी बनाए हैं, उस कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय को आप बुलाए हैं, उसको एम्प्लॉय कर रखे हैं काम वाम करने के लिए। अब क्या कर रहा है कि कोई आपको एम्प्लॉय ऐसा है कि जो बाल में रंग करा ले रहा है, हाँ, और रेड कलर का रेड कलर का कोट पहन लिया है और आपके पास आ गया है काम करने के लिए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि जूता पहन लिया है, स्पोर्ट शू, हाँ स्पोर्ट शू पहन लिया है, और ऊपर में कैप पहन लिया है, उसमें लिखा है स्वैगर। ठीक है, यहाँ पर बड़ा सा स्वैग वाला लॉकेट पहन लिया है, उसमें लिखा है कि हाँ देखा जाएगा। हाँ, फिर टी शर्ट पहना है, पीछे लिखा है अपना टाइम आएगा, और वो आपके साथ काम करने के लिए आया है। ठीक है, तो ये सब देख करके आपको मूड गर्म हो जाएगा कि क्या यार, तुम काम करने के लिए आए हो या फिर ये स्टाइल मारने के लिए आए हो, छपरीगिरी करने आए हो, तुम छपरी हो या फिर मेरे टीम में एम्प्लॉय हो। तो इसके लिए तुम क्या करोगे, इसके लिए आप क्या कीजिएगा, आप कीजिएगा एक रूल्स बना दीजिएगा कि देखिए ये नॉर्मल रूल्स है, इस रूल्स को कम से कम तुमको मैनेज करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, कि अगर तुम यहाँ पर आओगे, मेरे ऑफिस में आओगे, तो कम से कम तुम फॉर्मल ड्रेस पहनोगे। ठीक है, अगर तुम मेरे यहाँ पर आओगे, तुम टपोरी लैंग्वेज यूज नहीं करोगे। तो ये सब जो रूल्स आपने बनाया है, इसको ही कहीं ना कहीं हम लोग एथिक्स बोलते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। तो जब हम लोग एथिक्स पढ़ते हैं तो कुछ चीज हम लोगों को ध्यान में रहना चाहिए कि कोड ऑफ एथिक्स क्या क्या है। कुछ एथिक्स के लिए हम लोग रूल्स बनाए हैं, अपनी कंपनी के लिए कुछ रूल्स बनाते हैं, हर जगह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ कुछ कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स होता है। कोड ऑफ एथिक्स में आ गया कि आप जो भी अपना ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर पे आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं कि मान लो कि छुरा घोंप दिया आप किसी को, तो वो सब चीज नहीं कर सकते आप। तो ये सब है एथिक्स का कुछ कोड है, कुछ रूल है। कोड को आप सिंपल समझ सकते हैं कि कुछ रूल है। उसी तरह से कोड ऑफ कंडक्ट होता है,
और उसी तरह से बेस्ट प्रैक्टिसेस होता है कि क्या क्या चीज़ आप करेंगे कि कंपनी में आपका नाम, आपका कंपनी अच्छा होगा और सब कुछ स्मूथली फंक्शन हो पाएगा। तो कुछ कुछ आप बेस्ट प्रैक्टिसेस बना करके रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आपने अपना कंपनी में बेस्ट प्रैक्टिसेस ये लिखा है कि जिस दिन मान लीजिए कि आपका देश में कुछ खराब घटना घटा है तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में 2 मिनट का साइलेंस रखेंगे। तो ये क्या हो गया, ये बेस्ट प्रैक्टिस हुआ। ये करने का आपको कोई दरकार नहीं है, जरूरी नहीं है कि करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो ये हो गया बेस्ट प्रैक्टिसेस। रोल ऑफ बीओडी, बीओडी जो होता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी कंपनी में। कोई भी कंपनी का जो सबसे हेड है, सबसे हेड है, वो तो सीईओ होता है। लेकिन सीईओ तो हर काम करने नहीं बैठेगा, उसके नीचे कुछ मैनेजर होता है, उस मैनेजर लोगों को ही बोलते हैं हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, यही ऑपरेशन देखते हैं पूरा कंपनी का कि कंपनी कैसे चलेगा, कितना चलेगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब मीटिंग करना है, कब मीटिंग नहीं करना है। ये सारा रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रोल भी है, एक बार आप जान लीजिए। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैंने पहले भी कहा था फाइनेंस में कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप सिंस एक मैनेजर बनने वाले हैं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपके खून के अंदर होना चाहिए। कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी, गवर्नेंस मतलब कंपनी को किस तरह से गवर्न कर रहे हैं। तो कंपनी को मैनेज करना ही हो गया, कंपनी को गवर्न करना। तो कितने तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो सकता है वो जानना है, मैकेनिज्म जानना है, और कौन कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट करता है वो जानना है हम लोगों को। ठीक है। तो एथिक्स में बेसिकली हम लोगों को क्या क्या करना है, हम लोग को देखना है कि कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस और रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक बार देख लेंगे। फिर एथिक्स का बहुत सारा थ्योरीज, बहुत सारा लोग दिया हुआ है, समझे, बहुत सारा थ्योरीज दिया है। जैसे कि एक थ्योरी है यूटिलिटी यूटिलिटेरियनिज्म। इसके अंदर आप सोशल कॉस्ट बेनिफिट को देखते हैं, राइट क्या क्या है, किसका किसका क्या क्या हक है वो सब आप डिसाइड करते हैं, किसका किसका क्या क्या ड्यूटी है वो डिसाइड करते हैं, क्या चीज़ सही है, क्या फेयर है, क्या जस्टिस के अंदर आता है वो आप देखते हैं। एक एथिक्स ऑफ केयर देखते हैं जिसमें कि मान लीजिए कि आप किसी का केयर कर रहे हैं, वो चीज़ ध्यान में आता है। उसके बाद फिर इंटीग्रिटी यूटिलिटी है, राइट्स जस्टिस एंड केयरिंग है, ये सब सब टॉपिक है। ठीक है, फिर एक अल्टरनेटिव है मॉरल प्रिंसिपल का, मॉरल इश्यूज ऑफ बिजनेस और एथिकल प्रिंसिपल्स इन बिजनेस। तो ये जो आपका सब हेडिंग है ये सब सिर्फ आपको याद रख लेना है। जैसे कि एथिकल प्रिंसिपल्स इन बिजनेस, बिजनेस में क्या क्या काम करेंगे कि हम एथिकल कहलाएंगे मार्केट में, क्या क्या मॉरल इश्यूज बिजनेस में होता है, जैसे कि कंप्लाइंस, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग। फॉर एग्जांपल एचआर में क्या है कि मान लीजिए आपको कोई चीज़ का काम का ज़रूरत नहीं है, मान लीजिए कि आपको सेल्स सेल्स का 5 बंदा है, आपको 4 ही बंदा का काम है, तो 5वां बंदा को आप निकाल दोगे या फिर वो 5वां बंदा को कहीं और काम करवाओगे। तो उससे क्या होगा कि आप उसके बारे में केयर करें, उस बंदे के बारे में जो एक्स्ट्रा था, उस बंदे के बारे में केयर किए, उसका जॉब नहीं लिए, इसीलिए आपका एथिक्स ऑफ केयर भी काम आया। तो इस तरह से मॉरल इश्यूज ऑफ बिजनेस हम लोग देखते हैं। फिर मॉरल प्रिंसिपल का अल्टरनेटिव्स भी हम लोग देखते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारा थ्योरीज है। ठीक है, और एक यूटिलिटरियनिज्म भी है, उसके अंदर भी बहुत सारा चीज़ है। तो ऑल इन ऑल मैं आपको यहाँ पर कहूँगा कि एथिक्स में क्या-क्या आपको चीज़ याद रखना है, क्या-क्या चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन एथिक्स से नहीं आता है, लेकिन फिर भी ब्रॉड वे में एथिक्स भी ज़रूरी है। क्योंकि मैंने कहा ना कि आप कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, तो आप तो वहाँ पर छपरीपना नहीं करोगे, वहाँ तो आप कुछ रूल्स मेंटेन करोगे ही। तो इसीलिए एथिक्स थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, डीप में इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हल्का-फुल्का इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको मेन चीज़ क्या-क्या याद रखना है वो आप देख लीजिए। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, सुनने में एक जैसा लगता है, तो कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स याद रखिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस आप याद रखिए। रोल ऑफ बीओडी आप याद रखिए। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस आप याद रखिए। ठीक है, बस इतना ही है। एथिक्स में आपको इतना चीज़ याद रखना है और कुछ-कुछ थ्योरीज़ है, वो जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग को क्लियर होगा। ठीक है? तो इस तरह से मैनेजमेंट का ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ। तो अब इसको वापस से समराइज़ करते हैं, याद करते हैं। चलिए इसको याद करते हैं, ठीक है? मैनेजमेंट, जब भी आप सुनेंगे मैनेजमेंट, तो आपके दिमाग में आएगा कि जब भी आप मैंने कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ तो पहले हिस्ट्री जानते हैं,
उसके बारे में इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो इसी तरह से मैनेजमेंट जब आप पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन करिएगा कि मैनेजमेंट क्या होता है, क्या नहीं होता है, हिस्ट्री क्या है, मैनेजमेंट किस तरह से आया है, मैनेजमेंट का जो थॉट है वो किस तरह से इवॉल्व हुआ है, वो आप देखिएगा। मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो जो मैनेजर है उसका क्या रोल है, उसका क्या फंक्शन है, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। और एक नज थ्योरी, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ये शुरुआत में मैनेजमेंट में जब घुसे तब इतना सब जानकारी लिए, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट क्यों है, अभी तक मैनेजमेंट में कितना हिस्ट्री आया है, क्या क्या इवॉल्व हुआ है, नज थ्योरी क्या है, और मैनेजर का क्या रोल है और फंक्शन है। ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जब आप मैनेजमेंट के अंदर घुस गए तो आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करिएगा ना, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज आपका बिहेवियर मेंटेन करना पड़ेगा, क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। रोहित शर्मा को यहाँ पर याद करिए। पर्सनैलिटी देखा हम लोगों ने, तो पर्सनैलिटी से मालूम चला, हम लोग ये परसेप्शन बनाए कि ये वर्ल्ड कप जीत सकता है। ठीक है। आखिर जब वर्ल्ड कप जीतने गया तो हम लोग देखें कि ये तो मोटिवेशन है यार, इसके अंदर बहुत मोटिवेशन है, तो हम लोग को जिता सकता है वर्ल्ड कप। फिर जैसे मैच स्टार्ट हुआ, देखा कि यार क्या कम्युनिकेशन है इसका, क्या रिलेशनशिप बना करके रखा है इन लोगों ने, इसीलिए तो ये लीडर है। फिर देखा कि यार हार गया, इंडिया तो हार गया फाइनल। इमोशनल इंटेलिजेंस भी है इसके अंदर, किसी तरह से कंट्रोल कर लिया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसके बाद मूवमेंट से कैप्टनसी हटा दिया गया। उसके बाद देखा कि मूवमेंट में ऑर्गेनाइजेशन चेंज आ गया, लेकिन हम लोगों में ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप इंडिया में जो होने वाला, जो इंडिया के लिए कैप्टनसी करेंगे वो फिर से रोहित शर्मा बन गए। तो ये तो हो गया हम लोग का मैनेजमेंट। एथिक्स की बात करें, एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एथिक्स थोड़ा तो इंपॉर्टेंट होगा ही। क्यों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं पर भी आप जाइएगा छपरी बना नहीं करिएगा, इसके लिए कुछ रूल्स मेंटेन करना पड़ेगा। क्या क्या? कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, मेरे साथ बोलिए, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या रूल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या क्या रोल है उसका, वो सब देखेंगे। उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या है वो सब जानेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कोई भी कंपनी में जाइएगा आप मैनेजर के रूप में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग कोई कंपनी में के अंदर जाएंगे, मैनेजर बनेंगे, तो उस मैनेजर जब बनेंगे तो हम लोगों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैंडल करना पड़ेगा। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कितना तरह से हो सकता है वो सब जानना जरूरी है आपका। फिर कोई कोई थ्योरी दिया गया है एथिक्स से रिलेटेड, उसमें ये बताया गया कि क्या क्या मॉरल इश्यूज हो सकते हैं बिजनेस के लिए, क्या क्या हम लोग करना चाहिए। बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के थ्योरी दिए हैं कि हम लोग को, कोई थ्योरी में ऐसा कहा गया है कि हम लोगों को केयर करना चाहिए, कोई थ्योरी में कहा गया है कि जो रूल्स है वो मेंटेन करना चाहिए। तो बहुत सारा थ्योरी है वो करके पढ़ेंगे। ठीक है। ओवरऑल क्या मालूम चला, मैनेजमेंट दो तरह का होता है, एक फंडामेंटल और एक एथिक्स। फंडामेंटल में मैनेजमेंट का फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं क्या होगा। इंट्रोडक्शन, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, उसके बाद नज थ्योरी, और मैनेजर बनेंगे तो उसका रोल सर फंक्शन। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर देखते हैं, इसका इसके अंदर क्या क्या होगा। पर्सनैलिटी, परसेप्शन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, एनालिसिस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, लीडरशिप, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ठीक है। इसके अंदर का जो पोर्शन है वो आप इस मतलब इस पेज को कहीं आप चिपका लीजिए, और उसके बाद फिर इसको खाली रीड करिए, इसके अंदर का जो भी पॉइंट है उससे आपको चीजें याद रहेंगी। आप चाहिएगा कि आपको अगर ऐसा मन करेगा कि आप सब याद कर लीजिए, अगर सब याद करिएगा तो सब भूल जाइएगा। इसीलिए आप सबसे पहले हेडिंग सब याद करिए, और जो उसके अंदर सब हेडिंग है उसको एक बार पढ़ लीजिए, उससे आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रह जाएगा। ठीक है। उसके बाद एथिक्स के अंदर क्या क्या है, छपरीपना नहीं करना है, इसका मतलब रूल्स मानना है, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, रोल ऑफ BOD, मैनेजर बनेंगे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और कुछ कुछ थ्योरीज। इतना ही है। पर्सनालिटी के अंदर क्या क्या है वो देख लेते हैं एक बार। पर्सनालिटी के अंदर हम लोग देखेंगे उसका क्या मीनिंग है, फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट, बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनालिटी देखेंगे। परसेप्शन में कॉन्सेप्ट देखेंगे, परपेचुअल एरर्स होता है क्या वो देखेंगे। मोटिवेशन में कॉन्सेप्ट देखेंगे, मोटिवेशन में देखेंगे कॉन्सेप्ट, मोटिवेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। कंटेंट थ्योरीज जैसे कि मैस्लो, अल्डरफर, मैकलैंड, हर्सबर्ग। फिर प्रोसेस थ्योरी में देखेंगे एडम्स इक्विटी, ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी। कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, स्टेप्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन चैनल्स, ओरल और रिटन कम्युनिकेशन के बीच क्या अंतर है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, लेटरल कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, रोल्स ऑफ IT, एनालिसिस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंदर ट्रांजैक्शनल एनालिसिस और जोरी विंडो। लीडरशिप के अंदर उसका कॉन्सेप्ट, लीडरशिप क्या होता है, थ्योरीज, ट्रेड थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी और कॉन्टिजेंसी थ्योरी। फिर करिज्मेटिक
लीडरशिप एक होता है तो उसको बारे में समझेंगे। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होता है, उसके बीच में क्या अंतर है वो देखेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशन को कैसे हैंडल करना है, क्या इंपॉर्टेंस है इसको जानने का और कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्फ्लिक्ट जब होगा तो कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से हैंडल करना है, मैनेज कैसे करना है, कितना तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है वो भी जानना जरूरी है, तभी कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में सबसे इंपॉर्टेंट है कर्ट लेविन का चेंज थ्योरी, वो देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या है, स्ट्रेटजी क्या क्या हो सकता है चेंज के लिए, प्लान चेंज कैसे हो सकता है ताकि हम लोग स्मूथ चेंज ला पाए। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हम लोग देखें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस चीज को अच्छे से समझे, मैनेजमेंट का हर चीज, सिलेबस को। अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करोगे तो मैं इसका वीडियो लाऊंगा आपके लिए, जिसमें कि ये हर चीज, हर टॉपिक को मैं आपको समझाऊंगा और याद करा दूंगा स्टैटिक के रूप में, ठीक है। यहाँ जितना भी आपको दिख रहा है टैग, जितना भी वर्ड दिख रहा है, ये सारा वर्ड मैंने जो मेन है डॉक्यूमेंट, मेन सिलेबस है वहीं से निकाला है। तो इसको अगर आप देख लोगे तो आपको मेन डॉक्यूमेंट देखने की जरूरत नहीं है, मेन सिलेबस देखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से हर क्वेश्चन आपका आ जाएगा जो भी डिस्क्रिप्टिव का है। तो डिस्क्रिप्टिव में हर क्वेश्चन आपका सिलेबस से ही आता है, डिस्क्रिप्टिव में हर क्वेश्चन आपका सिलेबस से आता है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है उसमें 80% क्वेश्चन आपका सिलेबस से आता है, 20% सिलेबस के बियॉन्ड आता है, मतलब बहुत डीप में जाना पड़ेगा तब 20% आपको नंबर मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। तो 20% पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको 80% पे फोकस करना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 80% के लिए मान लीजिए आपको 50 पेज पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप बोलिएगा कि हमको 100% पढ़ना है, तो उसके लिए फिर आपको टोटल आपको 150 पेज पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना नहीं फिर आपको याद भी करना पड़ेगा। तो दिमाग अगर आप लगाइएगा तो 50 पेज पढ़ करके 80% नंबर लाएंगे, ज़्यादा क्रूशल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही फायदेमंद है, ना कि आप 150 पेज पढ़ के 100% लाए। क्योंकि आप 150 पेज पढ़िएगा तो उसको याद रखना भी तो बड़ा चैलेंज है, तो आप याद नहीं रख पाइएगा। तो उससे बढ़िया है कि 50 पेज पढ़िए, 80% नंबर लाइए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे कोचिंग इंडस्ट्री क्या क्या कहते हैं कि मैं आपको 150 पेज पढ़ा रहा हूँ और 150 पेज में 100% कवरेज हो जाएगा। तो 150 पेज आप पढ़िएगा तो आपको 100% कवरेज मिलेगा, लेकिन 150 पेज वो तो पढ़ा देगा, आप याद कर पाओगे, याद रख पाओगे नहीं। तो इसीलिए आप 50 पेज पे फोकस करो और 50 पेज से आपको 80% नंबर लाना है। और 80% ईजी है लाना, लेकिन 100% लाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ कंप्लीट किया। एक बार फिर से मैं समराइज कर देना चाहता हूँ आपको, बहुत स्पीड में, रैपिड फायर टाइप हम लोग इसको याद करते हैं। मैनेजमेंट दो तरह का होता है, फंडामेंटल्स और एथिक्स। फंडामेंटल्स के अंदर नॉर्मल चीज होगा मैनेजमेंट का, जैसे इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, ठीक है। उसके बाद रूल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजर, अर्नस्ट थ्योरी। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर रोहित शर्मा को याद करना है, पर्सनैलिटी देखा, परसेप्शन लिया, मोटिवेशन देखा, कम्युनिकेशन देखा, आपस में रिलेशनशिप देखा, एनालिसिस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, लीडरशिप क्वालिटी देखा, लेकिन इंडिया हार गया। तो इमोशनल इंटेलिजेंस देखा, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। फिर एथिक्स देखें तो हम लोग को छपरीपना नहीं करना है, यानी कुछ रूल्स मेंटेन करना है, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर कंपनी है ना तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस आएगा ही आएगा, फिर कुछ कुछ थ्योरीज है उसको याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ याद हुआ होगा। जो भी आपको ये नोट्स है, ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन आप एक बार चेक कर लोगे तो फाइनेंस का वीडियो मिल जाएगा और ईएसआई का भी वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कर लेना खबर। तो बस यहाँ पर मैं अंत करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट जरूर करिएगा, एक कमेंट आपका मेरा दिन बना देता है। तो इसीलिए अगर आप कमेंट करोगे तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। बस इतना सा कहना था। हर हर महादेव, शंभू शंकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।